हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी के लिए साइंस क्वेश्चंस, जिसमें देखेंगे 25 एमसीक्यू और ये हमारा सेट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और ये सभी क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलता है, यानी साइंस में आपको दोनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिसको आप ज़्यादा प्रीफर करते हैं आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? देखिए, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल को बढ़ाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को रखते हैं। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन अगर आपको पता है तो ईजी लगते हैं, नहीं पता है तो भाई टफ है। तो बस जितना आपको दिया जा रहा है उतना आप कवर करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक कोशिकीय जीव जो कि सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बी, एसिटेबुलेरिया है। एसिटेबुलेरिया ये जो कि एक कोशिकीय जीव सबसे बड़ा होता है और ये एक प्रकार का हरा शैवाल का एक जीन्स होता है। ये ध्यान दीजिएगा, हरे शैवाल का एक जीन्स होता है, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हो सकता है ऐसे भी घुमा करके पूछ जा सकता है कि एसिटेबुलेरिया क्या है, तो एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न, कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 3 भागों में विभाजित है, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये आपके 3 भागों में विभाजित होता है, यानी सही आंसर हम बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है, जिसका वजन जी बात करें, यानी कि इसका जो वेट होता है लगभग 0.6 ग्राम होता है, बहुत ही छोटा सा होता है और इसका आकार मटर के दाने के समान होता है, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्थित कहाँ पे होता है, तो मस्तिष्क के आधार में एक सेफेनाइड ग्रंथि होती है, सेफेनाइड, उसी में ये स्थित होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, यानी सही आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बी विल बी राइट आंसर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छे से आप याद रखिए, एकदम वीवीआई प्रश्न इसको मान करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की बनी होती है। हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका जो भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है और दोनों को अच्छे से याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता? उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि निर्भर नहीं करता। सबसे पहले ये जानिए कि परिक्रमण काल क्या होता है। तो किसी उपग्रह द्वारा यानी किसी सैटेलाइट के द्वारा ग्रह के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को कहा जाता है परिक्रमण काल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं होता, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मास पे डिपेंड नहीं करता है। सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी आदर्श तरल का श्यानता कितना होता है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी आदर्श तरल की जो श्यानता होती है, श्यानता क्या होता है? तरल के गाढ़ेपन या फिर उसके बहने का प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है, जैसे परत बाई परत लगता है, उनके बीच भी कोई ना कोई घर्षण लगता होगा, उसी को कहा जाता है श्यानता, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आदर्श तरल का जो श्यानता होता है वो शून्य होता है, ठीक है, शून्य होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बढ़ता है। एक चीज़ प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा धात्विक गुण क्या होगा। धात्विक गुण, तो धात्विक गुण घटता है क्योंकि धातु को पहले रखा गया इधर और अधातु को इधर रखा गया, यानी मेटल इधर है और नॉन मेटल इधर है। और हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, धातु का गुण घटेगा लेकिन अधात्विक गुण जो कि बढ़ता है। और इसी तरह से इधर के अगर हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, अधात्विक गुण घटता है और धात्विक गुण बढ़ता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बढ़ता है। ये आपका परमाणु आकार के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और एक होता है 1H3, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। पहला आपका होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ट्राइटियम होता है हाइड्रोजन का एकमात्र जो समस्थानिक ट्राइटियम है, ये रेडियो एक्टिव को प्रदर्शित करता है, रेडियो एक्टिव को दर्शाता है। ये चीज़ पूछा जाता है तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, 3 समस्थानिक होते हैं। अगला सवाल, डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा पक्षियों के लिए, ठीक है। पक्षियों के लिए डार्विन फिचिंग का संबंध पक्षियों से, ऑप्शन सी। बहुत बार एसएससी ये पहले क्वेश्चन पूछता था, तो हो सकता है कि आपका ये अभी भी चर्चा में हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो साइंस के होते हैं मोस्टली आपका रिपीटेड होता है। और अब जो होता है, यानी ऑनलाइन में तो ये चीज़ अब नहीं चल रहा है। ऑनलाइन में तो आपका क्वेश्चंस को अंदर से डाला जा रहा है। जैसे टीसीएस आपने दिया, जैसे आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया जो टीसीएस ले रहा है, तो इसमें आपने देखा एनटीपीसी आपने दिया होगा, तो इसमें क्वेश्चंस अब पहले की तुलना में साइंस के थोड़ा सा डीप होते जा रहे हैं, अंदर से पूछा रहा है। लेकिन अगर पेपर ऑफलाइन की बात करें और ख़ास करके बिहार की, तो इनका कहने की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को बनाने में ज़्यादा फोकस नहीं करते, सिर्फ कॉपी पेस्ट में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो जो पहले के क्वेश्चंस है, जैसे प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, साइंस के क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था। अभी जस्ट मैंने आपको जीवधारियों का वर्गीकरण, जो बायोलॉजी का हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, तो उसमें मैंने बात किया था कि पहले जो जीवधारियों का वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण का आधार किसने माना था, किसने बनाया था, जॉन रे ने बनाया था, ठीक है, जॉन रे। लेकिन पांच जगत वर्गीकरण को किसने विकसित किया, तो व्हिटेकर ने। पांच जगत वर्गीकरण को किसने विकसित किया था, व्हिटेकर ने, जिसके अंतर्गत क्या आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, और जैसे हम लोग कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जीवाणु, जंतु। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पांच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत, और इन्होंने विकसित किया था, यानी कि व्हिटेकर ने दिया था। RH व्हिटेकर इनका नाम था। तो ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। विटामिन B6 की कमी से, तो पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा हमारा, कमेंट करके बताइए कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हम यहाँ पे आपको बता दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनीमिया, जिसको हिंदी में अरक्ता कहते हैं, इंग्लिश में एनीमिया कहा जाता है। तो डी बिल्कुल सही है, विटामिन B6। अगला प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा, उसका आवर्तकाल जो होगा वो कम हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे है। अगला है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो क्या होगा, तो वो हरा दिखेगा, ठीक है, हरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हरा दिखेगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है, यानी एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, इसको कहते हैं डायोड, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुलकों में किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। नॉन स्टिकी बर्तन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कढ़ाई में। तो वो कौन सा आपका बहुलक है, पॉलीमर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन का प्रयोग हम लोग नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में करते हैं, तो बी विल बी करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन कि खाना बनाने और स्वाद हेतु प्रयुक्त अदरक एक राइजोम है। अदरक जो होता है वो क्या होता है? तो एक ट्रिक हमने देखा था, जैसे हद कर दी आपने, ठीक है, हद कर दी आपने, तना से संबंधित जो भी पौधे होते हैं उनको हमने याद रखा था, हद कर दी आपने। तो तना यहाँ पे भूमिगत तना बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भूमिगत तना, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उसके बाद अच्छा, आपने यहाँ पे एक शायद नोटिस किया होगा कि मैंने कहा कि हद कर दिया आपने। तो हद कर दी आपने का मतलब आपने शायद क्लियर नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूँ। हद कर दी आपने एक ट्रिक है जो कि हम इसको याद रखते हैं। आपने तना वाले जो भी पौधे होते हैं, जैसे कि हम याद कैसे रखते हैं, हद मतलब ये आपका हो गया हल्दी, ठीक है, हल्दी हो गया, कर मतलब केसर हो गया, दी मतलब आदि हो गया, आ मतलब आलू और प मतलब प्याज। तो इस तरह से हम याद रख लेते हैं कि हद कर दी आपने से जो भी इसके अंतर्गत तना वाले पौधे आते हैं, भूमिगत तना, उसको याद रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, जिसको हम लोग नेरी के नाम से जानते हैं, NEERI, नेरी, ठीक है, नेरी कहते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो नागपुर में पड़ता है, नागपुर में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तब क्या होगा? तब हम कहते हैं कि कण की गति अपरिवर्तित रहती है, कण की गति अपरिवर्तित रहती है, यानी जो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स द अनचेंज, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त जो ऊष्मा होती है उसे हम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में आतपन कहा जाता है, आतपन, इंग्लिश में आइसोलेशन कहते हैं, आइसोलेशन या सॉरी इंसोलेशन कहा जाता है, सॉरी इंसोलेशन, और इंग्लिश हिंदी में इसको आतपन कहा जाता है, ठीक है। आतपन और आपतन अलग चीज़ है। आपतन कोण होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं परावर्तन के नियम में कि आपतन जो आने वाला होता है, ये इसके साथ जो एंगल बनाते हैं इसको कहते हैं आपतन कोण, और ये जो आपका आर होता है, एंगल आर, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण होता है और ये आतपन होता है, जिसको इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। अगला सवाल कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो इनका कारण क्या होता है? क्योंकि ये परासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये उड़ सकते हैं अंधेरे में भी। और आपको पता है कि हमारा जो मनुष्य जो कान है वो सिर्फ और सिर्फ कितने हर्ट्ज तक का सुनता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक के ही सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को हम लोग कहते हैं परासर्व ध्वनि, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवर्णी लवक, आवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य? ल्यूकोप्लास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ल्यूकोप्लास्ट भोजन के भंडारण में मदद करता है, भोजन के भंडारण में मदद करता है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? तो ये तरंग एवं कर्ण दोनों के समान है, तरंग एवं कर्ण दोनों के समान है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल है कि हाइड्रोस्कोप है। हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? तो पानी के नीचे की वस्तुओं को देखने में हाइड्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुणवत्ता माप पैरामीटर के रूप में सीटेन संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, सीटेन संख्या का उपयोग मुख्य रूप से किसकी गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है? एक होता है ऑक्टेन संख्या, एक होता है सीटेन संख्या। ऑक्टेन संख्या से हम लोग पेट्रोलियम की गुणवत्ता को मापते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता को, लेकिन सीटेन संख्या से डीजल के मापा जाता है। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल सी बिल्कुल सही आंसर होगा, आप सी को टिक करेंगे, ठीक है। तो अब आपकी बारी है कि नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया और आपकी स्कोरिंग क्या रही, हमें जानना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं बिहार SSC CGL के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से सारे स्टडी मटेरियल, सारे नोट्स, सारे PDF
आपको वहीं पे मिलेगा, जो कि आप प्रिंट आउट अब करा सकते हैं। तो ये आपके लिए जो कि एक नई गुड न्यूज़ है, प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए किसी भी फ़ोन नंबर से। लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन दिखेगा आपको नीचे में तीसरे नंबर पे, और स्टोर सेक्शन में जाकर के बिहार एसएससी जो 3rd CGL वाला कोर्स है, जिसकी प्राइस अब बढ़ चुकी है, आप जा करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से हमारे नोट्स के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।